चलो करें स्टार्ट। अब हम नया सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड। ये जो हमारा इंडियन पीनल कोड है ये जरूरी क्यों है? बिकॉज इससे हमको पनिशमेंट्स जो हैं वो सारी की सारी पता लगती हैं। ये बहुत सारे क्राइम्स को डिफाइन करता है, दैट्स वाई ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज म्यूट कर लो, म्यूट कर लो जिसका भी अनम्यूट है, इतना शोर आ रहा है। हिमाक्षी और मंजू तुम दोनों का अनम्यूट। सॉरी सर। तो इसमें क्या है, ये पनिशमेंट के बारे में बताता है हमें कि जो भी पनिशमेंट्स वगैरह होती हैं उसको डिफाइन करता है, बहुत सारी पनिशमेंट्स को। और इसलिए हमारा कौन सा लॉ है? सब्सटैंटिव लॉ है, सब्सटैंटिव लॉ। अब सब्सटैंटिव लॉ क्या करते हैं? जो कि हमारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताते हैं। राइट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज के बारे में जो लॉ बताता है वो हमारा सब्सटैंटिव लॉ होता है। और इसमें हमको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है ध्यान देने वाली कि इस इंडियन पीनल कोड को इनैक्ट किस ईयर में किया गया था। और एक तो ये पहली दो हमको डेट्स ध्यान में रखनी है। फर्स्ट डेट जो है वो है हमारी एक तो 6 अक्टूबर 1860। इस डेट को ये पास हुआ था। ये पास हुआ था। हमारे यहाँ पर जो लॉ है पास कब होता है, कोई बताएगा? सर लॉ पास्ट हाँ, कब होता है? सर जब दोनों भी हाउसेस में उसकी हाँ, से पास हाँ, हो दोनों जाता है। हाउसेस से पास हो जाता है और जिस उसके बाद दिन, उसको पार्लियामेंट वो प्रेसिडेंट साइन कर देता है। हाँ, और यहाँ पर क्या प्रेसिडेंट था उस टाइम हमारे पास? नहीं सर, नो वॉइस सर। रॉय। गवर्नर जनरल। ठीक है। फिर हमारे पास है कि इस डेट को तो ये पास हुआ था। अब हमारे पास नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, कब फोर्स में आया? 1 जनवरी 1862 उसको ये अपना पास हुआ था। एक ना तुम सारे के सारे तुम्हारे बेयर एक्ट देखो, बेयर एक्ट को खोलो बाहर, और बेयर एक्ट के नीचे क्या लिखा हुआ? आईपीसी के नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है? 45 ऑफ 1860। 45। ये याद कर लो, आजकल एग्जामिनर जो हैं ये भी पूछ लेते हैं, तो हमको ये भी अपना पता होना चाहिए कि ये 45th एक्ट था 1860 का। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास आईपीसी को किसने ड्राफ्ट किया था? लॉर्ड मैकॉले। अब लॉर्ड मैकॉले जो था उसके साथ में 3 अदर पर्सन्स भी थे जिसने उनके साथ कमिश्नर्स जिन्होंने लॉर्ड मैकॉले के साथ मिलकर ड्राफ्ट किया था। और उनका नाम था एंडरसन, मैकलॉड और मिलेट। इन 3 पर्सन्स ने इसके साथ मिलकर ड्राफ्ट किया था, एंडरसन, मैकलॉड, मिलेट। और ये प्री में फेवरेट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकॉले और ये। और हमारे कौन सी लॉ कमीशन थी? फर्स्ट लॉ कमीशन। फर्स्ट लॉ कमीशन। तो फर्स्ट लॉ कमीशन एंड दीज 3 पर्सन्स एंड साथ में लॉर्ड मैकॉले, ये याद में रखना बहुत जरूरी है। ये हमारे प्री के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनर के कहीं पर भी एक नंबर कटना नहीं चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास ये तो चलो ठीक है, हो गया कि ये फर्स्ट लॉ कमीशन है, एसेट्रा एसेट्रा। अब हमारे को ये बताओ कि क्राइम्स की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ। क्राइम की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ, जनरली बताओ कि क्राइम का हमें क्यों जरूरत पड़ती है। हाँ, हिमाक्षी, जया, कनिका, मंजू, मितांश, रितु, सतिंदर, सुरभि, स्वाति, विष्णु। अब जो क्राइम तो ऐसी चीज है जो कि हमेशा से ही चलता आ रहा है, एंडलेस है। अगर हम अपने पुराण भी पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, क्राइम होते थे या नहीं होते थे? क्राइम तो हमारे स्टार्टिंग से होते थे, मर्डर या थेफ्ट। अब जैसे कि कृष्ण भगवान के जो कि दोस्त था, उसने क्या करा था? थेफ्ट करा था, उनका खाना खा लिया था, या कुछ भी करा हो।
तो ये तो क्राइम हमेशा से चलते आ रहे हैं। अब जो मर्डर था वो भी चलता आ रहा है, कुछ भी ऐसा था ये चलता ही आ रहा है। या फिर द्रौपदी का क्या होता है, अटेम्प्ट टू रेप हुआ था। तो ये तो हमारे एंडलेस है। और हमको अगर जीना है सही ढंग से, एक डेवलपमेंट अगर हमें चाहिए सही ढंग से एक सोसाइटी में, तो हमें आईपीसी की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें आईपीसी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहना चाहिए चाहते हैं जहां पर कोई भी पर्सन या प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हमें आईपीसी की जरूरत पड़ती है। कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई हमारी जैसे घर में बहनें हैं या फिर बहू हैं, उनको ना छेड़े, या फिर हमारी कोई प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, कोई हमें ना मारे, इसलिए हमें आईपीसी की जरूरत है। तभी हमको आईपीसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमने आईपीसी को इनैक्ट किया गया है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट थिंग जो आती है वो ये है सर कि ये डेवलपमेंट में क्या लिखा है आपने, पर्सन? हाँ, पर्सन और प्रॉपर्टी। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है, अगर हम प्रियम्बल इसका पढ़ते हैं, प्रियम्बल में क्या लिखा है, वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड। जनरल पीनल कोड। तो तुम बताओ क्या ये एक्ट एग्जॉस्टिव होगा? सोच के बताना, क्या ये जो एक्ट है ये एग्जॉस्टिव होगा? नहीं सर। क्योंकि यहां पर लिखा है जनरल पीनल कोड, तो मतलब ये क्या कहता है कि लोकल लॉ या स्पेशल लॉ उनको भी ये जगह दे रहा है। ठीक है, तो ये जनरल पीनल कोड है। अब एक और क्वेश्चन है कि ये एक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रोस्पेक्टिव होगा। मतलब अगर मान लो पनिशमेंट इसकी 7 साल है, तो 1860 के बाद ये अपना अप्लाई होगा, या 1860 से पहले जो भी जिन्होंने क्राइम करे हैं उन पर भी अप्लाई होगा? प्रोस्पेक्टिव 1860 के बाद वालों पे अप्लाई होगा। प्रोस्पेक्टिव है सर। सर 1860 के बाद वाला ही होगा। हाँ, क्योंकि ये एक सब्सटैंटिव लॉ है और सब्सटैंटिव लॉ हमेशा एक प्रोस्पेक्टिव होते हैं। अब मान लो जैसे हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है, वो क्या कहता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अगर मान लो मैं आईपीसी बना दूं और अपना क्या करूं कि एक पर्सन ने अगर मान लो कोई क्राइम करा है, मैं जान के 7 साल की उसकी पनिशमेंट कर दूं, बट वो पहले नहीं थी ऐसी कोई पनिशमेंट। अगर मान लो मैं 7 साल की पनिशमेंट उसके लिए कर दूं, तो क्या सही होगा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? कभी भी नहीं। तभी ये एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है। इतनी बात हमेशा सबके सब ध्यान में रख लेना। ये तो थी इसकी स्टार्टिंग की बातें जो बतानी तुमको बहुत जरूरी थी। अब एक और बात है, सर तो ये एग्जॉस्टिव है कि नॉन एग्जॉस्टिव? नॉट एग्जॉस्टिव। हाँ आपने एग्जॉस्टिव लिख के छोड़ दिया ना, तो इसीलिए मैं। नहीं, मैंने बताया तो है कि जनरल है, और जनरल में लोकल भी है, और मतलब कि जनरल है, अब जनरल के अलावा लोकल लॉ भी होंगे, स्पेशल लॉ भी होंगे। तो ये नॉट एग्जॉस्टिव है क्योंकि इसमें जनरल बात लिखी हुई है। तो इसने मतलब रूम दिया ना यहाँ से स्पेशल लॉ को या लोकल लॉ को, कि आप चाहो तो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ भी बना सकते हो, तो ये एक रूम देने वाली बात थी। नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया कि ठीक है, पर ये एक्ट जो है 1860 से पहले का बना हुआ है। तो ये बताओ कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्यों मिली? इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमको कहां से पता लगेगी? क्योंकि अगर आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशनली क्या वैलिड है, बताओ, वेदर आईपीसी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट? यस सर, यस सर। हाउ? सर आर्टिकल 13 में ये कहा था कि Very जो good. लॉज प्री एग्जिस्टिंग है और एब्रिज नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को, वो रिमेन रहेंगे। वेरी गुड। आर्टिकल 13 रेड विद 372 बेयर एक्ट में लिख लो, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं करता। तो ये जो एक्ट होगा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है आईपीसी।
आर्टिकल 13 और 372 यही कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसे लॉ बने हुए हैं जो कि हमारे पहले के बने हुए हैं और अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं करते, मान लो आईपीसी 1947 से पहले का बना हुआ है, तो अगर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं करता तो ये एग्जॉस्टिव है। अब ये बताओ कि ये राइट इन रेम है या राइट इन पर्सोनम? राइट इन रेम होता है वेयर रेमेडी इज अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, जहां पर अगर आपका कोई भी नुकसान पहुंचाता है, पूरे वर्ल्ड से अपना किसी भी इंसान से उसका राइट मांग सकते, अपना राइट मांग सकते हो कि नुकसान ना पहुंचे। और राइट इन पर्सोनम होता है जो कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन पे अप्लाई होता है। बताओ, तो ये आपको क्या, ये जो आपको है ये दो पार्टीज के बीच में आपको राइट दे रहा है या फिर पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपको राइट दे रहा है ये एक्ट? बताओ, आईपीसी आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट दे रहा है राइट या फिर खाली एक पर्टिकुलर इंसान के साथ आपको राइट दे रहा है? बोलो। राइट इन रैम। वेरी गुड। सर बोथ भी तो हो सकता है ना? राइट इन रैम, क्योंकि इट इज द रेमेडी अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये राइट इन रेम है, ये सबके अगेंस्ट आपको अवेलेबल है। कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो राइट इन पर्सोनम होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट जो होता है राइट इन पर्सोनम इसलिए भी होता है बिकॉज वहां पर आपको किसके अगेंस्ट, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस पर्सन के साथ आपको राइट मिल रहे हैं। पर ये जो है ये एक रेमेडी अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है, तो आप इसको राइट इन रैम ही मार्क करना। ठीक है, ये तो सारी इसकी एक जनरल बातें थी। अब हमारे पास एक ना 6 डेफिनेशंस हैं, तो वो मैं सबको दे दूंगा आईपीसी में, जो कि एज इट इज आपको सबको याद करनी है फॉर प्री एज वेल एज मेन, जिसमें कि मैंने सारी की सारी तैयार कर रखी हैं, जैसे कि बेंथम, ब्लैकस्टोन, जो कि सबको नोट्स में मिल जाएंगे, स्टेफन और ऑस्टिन, कैनी और मिलर। तो ये डेफिनेशंस ना कई बार प्री में आ चुकी हैं, तो ये मैंने सबकी अलग अलग मार्क करी हुई थी और ये सारी की सारी आपको याद करनी है और अपना एक समझना है। तो ये डेफिनेशंस मैं दे दूंगा आपको नोट्स के अंदर। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं क्राइम के, बताओ। सर अगर- गिल्टी माइंड, इंटेंशन, मेंस रिया और एक्टस रियस और मोटिव। ह्यूमन बीइंग। मोटिव तो कभी भी नहीं होता एसेंशियल क्राइम का। एसेंशियल्स आपने एलिमेंट्स पूछे पर मोटिव। भाई एलिमेंट एसेंशियल एक ही बात होती है, मोटिव इज नेवर एसेंशियल या एलिमेंट। इंटेंशन, मेंस रिया, गिल्टी माइंड। इंटेंशन में ये बोल तो दिया एक ही है। नहीं, अटेम्प्ट। नो 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 ह्यूमन बीइंग। नो, नहीं। हाँ, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग किसने बोला है? मी, मंजू। वेरी गुड मंजू, वेरी वेरी गुड मंजू। ह्यूमन बीइंग तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। क्या कोई एनिमल हमारे अगेंस्ट, हम क्या एनिमल को फांसी दे सकते हैं? एनिमल को तो हम सीधा मार देते हैं। अगर कोई हमारे को, मान लो कोई बर्ड फ्लू है, अब हम बर्ड फ्लू में कितने करोड़ों हम मुर्गियों को मार चुके हैं, बहुत सारी। तो ये है ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट थिंग। फिर है हमारे पास एविल इंटेंशन, जो कि मार्क्सी ने कहा था, सही कहा था बिल्कुल, और मेंस रिया। मेंस रिया। फिर हमारा अगला क्या होएगा? एक्टस रियस, एक्ट और ओमिशन। ओमिशन। नेक्स्ट है हमारे पास इंजरी। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं जिससे कि हमारा आईपीसी में क्या होता है, क्राइम कमिट किया जाता है। सबसे पहली बात तो ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है। कोई भी ऑफेंस है वो हमारे ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं। अब हम मान लो किसी ह्यूमन बीइंग को मार रहे हैं तो ही हम एक क्राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एविल इंटेंशन।
अब मेंसरिया, मैं इसके बारे में सारा समझाऊंगा। मेंसरिया क्या होता है कि आपका एक गिल्टी माइंड है। अब मान लो कि अगर मैं किसी पर्सन को बचाना चाहता हूं, अगर एक डॉग है, पिटबुल है, और वो एक चाइल्ड को मारने जा रहा है, अब मेरे को चाइल्ड को बचाना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं उस डॉग को गोली मारने के चक्कर में गलती से चाइल्ड को गोली मार देता हूं। क्या मेरा मेंसरिया है इसको मारने का? नो सर। No, sir. नो नहीं सर। मेंसरिया। अब एक बात आओ, अब अगर मैं एक मेरा एक चाइल्ड है, मान लो अगर मेरा कोई चाइल्ड हो, और मैं क्या करता हूँ, मैं उसको एक डेजर्ट में ले जाता हूँ, और मेरे को मान लो अच्छा नहीं लगता अपना चाइल्ड, और मैं क्या करता हूँ, उसको वहां पे छोड़ आता हूँ ना, मैं उसको भूखा प्यासा वहीं मरने के लिए छोड़ आता हूँ। क्या ये ऑफेंस है, क्राइम है। क्राइम है? यस Yes, सर, with एक्ट और intention. ऑब्लिगेशंस तो हमने ऐसे करे हैं। एक तो मैंने पहली बात तो इसमें क्या थी मेरी, उसको Guilty इंटेंशन। intention. मेंसरिया था, इंटेंशन। मेंसरिया था। अब आगे सर हम, इसमें आपका मेंसरिया था, हाँ गिल्टी माइंड था आपका हाँ, अब हम वो क्राइम कमिट करने का। वेरी गुड, अब हम वो बाद में देखेंगे कि मेरा इंटेंशन थी या इसमें नॉलेज थी, अभी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे इस बात में। अभी था मेंसरिया था मेरा, ठीक है, अब ये तुमको समझने की बात है। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पर मेरा एक्ट था या ओमिशन था? उसको खाना ना देना, उसको भूखा प्यासा मारने के लिए ये एक्ट था या ओमिशन था मेरा? ओमिशन। वेरी गुड, ओमिशन था एक मेरा। ओमिशन था। अगर मैं कुछ ना करके, अब मैं अगर मान लो एक्टिवली किसी को मारने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा एक्ट है। अगर मैं एक्टिवली कुछ क्राइम करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा एक्ट है। और अगर मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा, अगर मैं जानबूझ के किसी को खाना नहीं दे रहा जिसकी मेरी ड्यूटी है देना, अब मान लो कोई बैगर आया अगर मेरे पास, क्या बैगर को खाना देना मेरी ड्यूटी है? नो सर। अगर मर रहा हो ना, नो नहीं है। सर। और अगर मान लो कोई मेरे आगे डूब रहा हो, ड्राउन स्विमिंग पूल में, उसको बचाना क्या मेरी ड्यूटी है? यस सर। यस सर। क्यों है, मैं कोई पढ़ाता हूँ या मैं लाइफ गार्ड हूँ या मैं एडवोकेट हूँ? बताओ तुम दिमाग से सब के सब। नहीं है मेरी ड्यूटी। मैं क्या किसी को अपना, अगर मेरे आगे कोई डूब रहा है, मेरी कोई ड्यूटी है उसको बचाना? कभी भी नहीं है। डूब रहा है तो डूबने दो। अगर मैं लाइफ गार्ड हूँ उस स्विमिंग पूल का, तो फिर तो सर आपकी ड्यूटी है। सर फिर तो मेरी ड्यूटी है ही है। अब जैसे ओलंपिक्स में बैठे होते हैं सारे के सारे लाइफ गार्ड स्विमिंग पूल में, जबकि उनसे अच्छे स्विमर्स वहां पे होते हैं ओलंपिक्स में, जो कि स्विमिंग कर रहे होते हैं। अब अगर वो स्विमिंग कर रहे हैं और अगर वो मान लो डूब भी रहे हो, तो उनको लाइफ गार्ड बचाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास है एक्टस रियस। अब फिर हमारे पास है इंजरी। एक इंजरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको क्राइम कमिट करना है। तो विदाउट इंजरी तो आपका कोई क्राइम हुआ ही नहीं। अब इंजरी क्या हो सकती है? इंजरी, अगर आप इलीगली किसी को भी क्या करते हैं, अगर आप इलीगली किसी की बॉडी पर, माइंड पर, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। अब मान लो कि मैं अगर किसी को चाकू मार रहा हूं, मैंने उसकी बॉडी पर करा, कर दिया ऑफेंस। अगर मैं किसी को ऐसा ऑफेंस करता हूं कि मैं जान के एक पर्सन को डराता हूं, एप्रीहेंशन करता हूं कि मैं उसे मारूंगा, तो मैं उसको असॉल्ट कर रहा हूं। ये हमारा यस सर। ये हमारा हो गया असॉल्ट। अगर मैं किसी को मुक्का दिखा रहा हूं, ये हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ते हैं कि मुक्का दिखाना इज असॉल्ट। एंड अगर हमने जैसे ही उसको मार दिया, वो क्या हो जाती है? बैटरी। हाँ, बैटरी। वेरी गुड। ये किसने बोला? सर हिमाक्षी। वेरी गुड हिमाक्षी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है रेप्यूटेशन। अगर मैं मान लो कि किसी को डिफेम कर देता हूं, मैं उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहा हूं। फिर है प्रॉपर्टी। अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी को मान लो चोरी कर रहा हूं, थेफ्ट। अगर मैंने किसी की प्रॉपर्टी उठा ली तो दैट इज अ थेफ्ट। और थेफ्ट हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी पे होती है? मूवेबल है, इमूवेबल है, बोथ? मूवेबल। और कोई? मूवेबल। वेरी गुड मितान, सही बोल रहे हो, मूवेबल भी ही होती है।
हम देखेंगे कि मेंस रिया असलियत में होता क्या है। मेंस रिया को हम समझेंगे अब। मेंस रिया क्या है? एक एविल इंटेंशन के साथ किया गया क्राइम इज अ मेंस रिया। एक्टस नॉन फैसिट। अब मेरे से कोई पूछेगा कि सर क्या हमें याद करने की जरूरत है? अब ये मैक्सिम है, अगर याद करते हो तो पेपर में आधा या 1 नंबर मिल जाएगा। अगर वहां पर सही नहीं याद तो गलत मत लिख के आना। अगर सही याद नहीं हो ना ये तो गलत मत लिख के आना। अगर याद है तो लिखाना, आधा नंबर या 1 नंबर मिल जाएगा मेंस में। तो ये क्या है? एक्ट सर एक बार ये रिपीट कर दो, राइटिंग समझ नहीं आ रही। एक्टस नॉन फैसिट, ये मैं इस पे लिखता हूँ ना तभी मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी आती है पेन टैबलेट पे। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। एक्ट itself does not make a man guilty unless क्या हो? एक्ट से गिल्टी नहीं होता अनलेस क्या होना चाहिए उसका? Guilt intention. अनलेस इज इंटेंशंस टू डू सो। अब मान लो किसी की इंटेंशन है कुछ गलत करने की, तभी तो उसमें एक मेंसरिया का एलिमेंट होगा। ऐसे कौन सा एक मेंसरिया का एलिमेंट हो जाएगा? अगर मेरी इंटेंशन है गलत करने की तो ही इसमें मेंसरिया का इंटेंशन होगा। अभी सबको नोट्स मिल जाएंगे इसके। तो इसमें क्या है? इंटेंशन होनी चाहिए हमारी कोई भी क्राइम करने की, और एक्ट जो होना चाहिए है उसके साथ होना चाहिए। अब मैंने तुम्हें एग्जांपल्स भी दे दिए थे कि ऐसे ऐसे था। अब हमारे पास एक इसमें सबसे समझने वाली बात तो ये है कि एक 39 खोलो सेक्शन जिसमें कि वॉलंटरी की डेफिनेशन है। अब जो ये एक्ट है ये वॉलंटरी होनी चाहिए। अगर मेरे को कोई कहे कि तू चोरी कर नहीं तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तो ये क्या मेरा एक्ट वॉलंटरी है? No, sir. अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर है। पर अगर मेरे को कहे कि तू उसको गोली मार दे नहीं तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा, तो भी अंडर प्रेशर है। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। अगर किसी को मारने की बात आ रही है वो कहेगा तू मर जाता। लॉ ये नहीं कहता कि आप उसको मारो। अब है हमारे पास वॉलंटरी। अब कराऊंगा बाद में ये इलस्ट्रेशन सारी की सारी डिस्कस होगी। अब इसमें क्या है? इंटेंशन। वॉलंटरी में अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, देखो व्हेन अ पर्सन इज, अब 39 देखो इंटेंशन में, देखो ये वॉलंटरी में देखो, अ पर्सन इज सेट टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरी व्हेन ही कॉजेस बाय मींस वेयर बाय ही क्या है आगे? इंटेंडेड टू डू सो, मतलब इंटेंशन, और बाय मींस विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोस मींस ही न्यू का मतलब क्या है उसके पास? Knowledge. नॉलेज, वेरी गुड। और आगे क्या है? रीजन टू बिलीव। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स हैं वॉलंटरी के लिए। तो हम कोई भी क्राइम करते हैं तो वो हम वॉलंटरी करते हैं, अदरवाइज वो क्राइम हम नहीं करते। ठीक है? हमारा अगर मेंसरिया है वो एक वॉलंटरी होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं होना चाहिए। अब एक इसके ऊपर ना मैगजीम लिखना वॉलंटरी के ऊपर कि एक्टस मी इनविशियो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। ये नोट कर लो पहले। सर जैसे आप वो कॉलम बना के लिखते हो ना सर, मार्क्सिम्स वैसे लिख दिया करो। टेक्स्ट में यस सर। टेक्स्ट कर देता हूँ। हाँ ये मेरे को ना इसमें राइटिंग मेरी खराब आती है ये पेन टैबलेट ना, क्योंकि बिकॉज मेरे को दिखता तो है नहीं कुछ, मैं लिख रहा होता हूँ नीचे कॉपी की तरह। तो ये लिख लो एक्टस मी इनविशियो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस।
तो ये है हमारा मैक्सिम, और इसका मतलब क्या है, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट एट ऑल। हिमाक्षी, हिमानी, जया, कनिका, मंजू, मितांश, रितु, सतिंदर, सुरभि, स्वाति, विष्णु। एनी डाउट टू एनीवन? नहीं सर। नो सर नो एक सर। तो सिर्फ 1 सेकंड होल्ड करना, मुझे राइट डाउन करना है। ठीक है। हाँ, कोई और कुछ कह रहा था? सर क्वेश्चन पूछना था एक। पूछो। सर जो नकली सिक्के बनाते हैं वो मेंसरिया में आएगा क्या? नहीं, काउंटर फीटिंग कॉइन्स जो है हमारा सेक्शन 232 में, दैट डज नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ मेंसरिया। अगर वहां पर आपके नकली सिक्के के साथ पकड़े गए हो तो वहां पर कोई मेंसरिया की जरूरत नहीं, आपको सीधा ही अंदर जेल हो जाएगी। फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने ऐसे नहीं करा, मैंने ऐसे नहीं करा, पर वहां पे मेंसरिया की हमें कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां मेंसरिया की जरूरत नहीं है, जहां खाली आपने अगर एक्ट कर दिया है ना, दैट इज अलोन इनफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हिमानी? यस सर। यस। तो कौन कौन से एक्ट है वो मैं कराऊंगा अभी सारे के सारे। ओके। सर जैसे कभी किसी के पास ड्रग्स मिलते हैं तो क्या वहाँ पे लायबल होंगे? नहीं, ड्रग्स वगैरह जैसे कि मिलते हैं हमको एयरपोर्ट पे, हम कई बार देखते हैं कि पकड़े जाते हैं लोग, और फिर जो पकड़े जाने के बाद पता है क्या बोलते हैं कि हमको नहीं पता कि ये ड्रग्स कहाँ से आया। ऐसे हर कोई कहेगा हमको नहीं पता कि ये ड्रग्स कहाँ से आया, गलती से हमारे पास आ गया, हमारी इंटेंशन नहीं थी इसको लाने की। तो ऐसे तो हर कोई बोलेगा। तभी हमने जो एनडीपीएस एक्ट है तो वो हमने मेंसरिया से बाहर कर रखा है। अभी मैं आऊंगा, ये सारे के सारे एक्ट्स आपको सब बताऊंगा एक एक चीज। ठीक है हिमानी? ओके सर। लिख लिया हिमाक्षी? तो अब हाँ हमारे सर, मैंने बोला। तो अब हमारे पास क्या है कि पहले तो ये मेंसरिया का ऐसा कोई भी नहीं था, मेंसरिया का ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं था, बट इंग्लिश लॉ में इसको हमने एब्सोल्यूट कर दिया था बाद में, और इसको 13 और 14 सेंचुरी में मेंसरिया डाला गया। 14 सेंचुरी में मेंसरिया तब जाकर इवॉल्व हुआ था। एक केस का नाम लिख लो, शेरास वर्सेस डी रटसन। The court held that mensaria is to be implied unless क्या हो, contrary is shown। मेंसरिया क्या होएगा, एक implied होएगा unless contrary is shown। ठीक है, हर स्टैच्यू में हम मानेंगे कि मेंसरिया जो है वो इम्प्लाइडली उसमें डला ही हुआ है, अनलेस स्टैच्यू में को कहता है कि कॉन्ट्रेरी शोन की नहीं होना चाहिए। अब एक हमारे आगे केस आया, अगर मान लो एक लड़का है एंड ही किडनैप्स द गर्ल, ठीक है, और मतलब कि वो लड़का जो है वो एक लड़की को मतलब ले गया था अपने साथ। अब मतलब कि उसको किडनैपिंग का केस लगेगा या नहीं लगेगा ये तुम्हें बताना है। वो अपने साथ भगा के ले गया उस लड़की को, और वो लड़की को उसको लगा कि 18 ईयर्स की है, पर बाद में पता लगता है कि वो कितने साल की है, 16 ईयर्स की है। तो क्या उस पर किडनैपिंग का केस लगेगा या नहीं लगेगा? बताओ।
अगर कोई 18 साल की नीचे की लड़की है और उसको लगता है कि 18 साल की है और वो उसे किडनैप कर लेता है, किडनैप तो नहीं बोलूंगा, उसे अपने साथ ले जाता है, फिर उस पर किडनैपिंग का केस चलता है, क्या चलना चाहिए? यस हाँ सर। सर, क्योंकि लेके तो गया ही है। और उसको लगा था कि 16 साल की नहीं है, 18 साल की है। सर वो पूछ सकता था। नहीं पूछा तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। अब हमारे आगे फैक्ट्स ही हैं कि उसने ऐसे एक लड़की को अपने साथ भगा के ले गया। देखो, एक केस था आर वर्सेस प्रिंस, ये सारे फैक्ट्स इसी केस के। अब इसमें भी हमारी कोर्ट ने हमें दो बातें बताई कि एक तो ऐसे क्राइम होते हैं जो कि मैलम प्रोहिबिटम होते हैं, और एक हमारे पास ऐसे क्राइम होते हैं जो कि मैलम इन से होते हैं। तो जो मैलम प्रोहिबिटम होते हैं, ये हमारे जो एक्ट्स होते हैं ये पनिशेबल बाय स्टैच्यू होते हैं, पनिशेबल बाय स्टैच्यू। और ये होते हैं जो कि इंस्टिंक्टली रॉन्ग होते हैं, जो कि अंदर से ही रॉन्ग है। ये हमारे पनिशेबल बाय स्टैच्यू हैं, स्टैच्यू उनकी पनिशमेंट करता है। और ये जो क्राइम है मैलम इन से, ये हमारे इंस्टिंक्टली अंदर से ही रॉन्ग है, स्टार्टिंग जैसे ही इनकी हुई थी रॉन्ग ही थे ये क्राइम। तो अब ये बताओ, क्या ये जो रॉन्ग क्राइम्स हैं, अब ये जो इसको भगा के ये इसको ले गया है, ये कहता है कि मेरे को नॉलेज ही नहीं थी किडनैपिंग, मतलब कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ये 16 साल से नीचे की है, तो क्या इसको मेंसरिया का बेनिफिट मिलना चाहिए? बताओ। नो, नो बेनिफिट ऑफ मेंसरिया, इसको हम किडनैपिंग के चार्ज में अंदर रख देंगे, ठीक है? क्योंकि ये एक लड़की को लेके जा रहा है, और ये ऐसा तो हर कोई बोलेगा कि मेरे को तो पता ही नहीं था ये इससे कम की है, और इसलिए हमने आज भी इसको मेंसरिया से बाहर रखा है। मैं अभी लिस्ट दूंगा सारी की सारी कि कौन कौन से ऐसे क्राइम हैं जो कि मेंसरिया के बाहर है। अभी तक किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज में? सर ये मैलम प्रोहिबिटम है और दूसरा मैलम इन री हाँ, मेलामिन से। हाँ वही, ठीक है सर। किसी को कोई डाउट है टिल नाउ? नहीं सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि क्वीन वर्सेस टोल्सन, क्वीन वर्सेस टोल्सन। इस केस में क्या होता है कि एक वाइफ होती है और उसका जो हस्बैंड है ऑलमोस्ट अराउंड 6 years 11 months एंड सम डेज हो जाते हैं, वो तब से गायब होता है। तो ये बताओ कि हम किसी की सिविल डेथ कब प्रिज्यूम करते हैं अंडर सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? 7 years। 7 years। अच्छा, 7 years तक वी प्रिज्यूम, ठीक है। अब अगर मान लो, क्या बोल रहे हो, कौन है? तो ऐसे मान लो कि 7 years हो जाते हैं, ठीक है, मान लिया 7 years होने वाले हैं। अब एक लेडी क्या करती है जिसका हस्बैंड जो है इतने टाइम से बाहर है, वो एक सेकंड मैरिज कर रही होती है, और उसी टाइम जैसे कि हमारी सीरियल्स में होता है या मूवीज में होता है, और वो पुराना हस्बैंड वापिस आ जाता है जब उसको दूसरा प्यार होता है और वो शादी कर रही होती है, उसको जब सेकंड टाइम लव होता है तो उसका एक पुराना हस्बैंड मूवी की तरह वापिस आता है। तो ये बताओ, इस बाईगैमी का केस लगना चाहिए वाइफ के यस ऊपर सर। कि सेकंड मैरिज? एनीवन एल्स? बताओ। सर ये हमने क्लास में पहले भी किया है, बट मुझे लगता है अभी भी कि बाइगेमी का केस नहीं लगेगा। नहीं लगेगा हिमाक्षी, वेरी गुड, मैंने ये केस पहले भी तुमको क्लास में बताया हुआ है। क्योंकि एक दिन पहले आना, वो उसका इंटेंशन ये नहीं था कि मतलब वो दूसरी शादी कर ले, इसलिए उसने इतने टाइम वेट हाँ, किया, वैसा था। हाँ, उसको था कि मेरा हस्बैंड जो है वो नहीं रहा इस दुनिया में, दैट्स व्हाई शी डिड सेकंड मैरिज। और यहाँ पर उसकी इंटेंशन नहीं थी। ये क्वीन वर्सेस टोल्सन का केस आप मार्क कर लो, 1889। सर 6 years 11 months और कितने डेज? ऐसा कुछ डेज नहीं था, वो शायद आखिरी दिन आया था या फिर जब शादी हो रही थी आखिरी दिन हो रही थी, या कुछ दिन ही बचे थे। तो यही है फैक्ट इसके कि 6
ईयर्स हो गए थे, 11 मंथ्स एंड सम डेज हो गए थे, वो तब आया था बाद में, बिल्कुल मूवी की तरह। तो उसमें खोट ने कहा कि उसकी वाइफ की कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसा कुछ भी करने की। अब मैं तुमसे कुछ कुछ सिचुएशंस पूछूंगा ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, वो तुम सबने एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और तब जाके मैं तुम्हें लिस्ट लिखवाऊंगा, तुम अपने दिमाग से सबने बताना है। ये सारे डीजीएस के या आईएएस के क्वेश्चंस हैं जो कि कभी ना कभी आए हुए हैं आईएएस के पेपर में या डीयू के पेपर में या डीजीएस के पेपर में। ठीक है, ए ने क्या करा, ए ने बी को रिवर में धक्का मार दिया और बी जो है वो ड्राउंड हो जाता है, मतलब कि डूबने लग जाता है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये बताओ कि इसका एक्ट क्या है सबसे पहली बात तो, बताओ एक इसका एक्ट है या ओमिशन है? सर ओमिशन। एक्ट है सर। एक्ट है सर। एक्ट है, धक्का मार रहा है सीधा सीधा। ठीक है, सर omission नहीं आएगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास एग्जांपल है कि ए ने क्या करा, ए ने अपनी वाइफ को और बच्चों को क्या करा है, एंड चिल्ड्रंस को खाना नहीं दिया बहुत टाइम तक। तो ये क्या है? ओमिशन। ओमिशन। तो ये है सर ओमिशन। ओमिशन है ये तो। ठीक है, अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्या होता है कि ए और बी के बीच में, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और बी कहती है कि मैं क्या करूंगी, मैं अपना जाकर सुसाइड कर लूंगी। और वो क्या करती है, वो अपना सुसाइड करने के लिए भागती है और वेल तक पहुंच भी जाती है। और उसमें क्या होता है, ए ने कुछ भी नहीं करा उसको रोकने के लिए, अपनी वाइफ को जो कि डूबने के लिए जा रही थी। और अगर बताओ कि अगर वो डूब जाती है तो कौन लायबल होगा अगर वो कूद मार देती है? क्यों? नहीं सर, वो सर खुद उसका ओमिशन है सर, भागना चाहिए था उसे बचाने के लिए, कूदना तो चाहिए था कुएं में। अच्छा, और कोई? अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है, वाइफ अपना गुस्से में जाकर अपना क्वारल के बाद अपना डूबने जा रही हो अगर वेल में, तो अगर हस्बैंड नहीं रोकता तो क्या किसकी गलती होगी, वाइफ की है या हस्बैंड की है? कोई लाइबिलिटी है क्या हस्बैंड की? बताओ। नहीं सर, नो जरूरी लाइबिलिटी। थोड़ी है उसको पता हो कि वो कहाँ जा रही है या क्या कर रही है। नहीं, उसको पता है उसके आगे डूब रही है, तो हस्बैंड की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, उसने ना ही रोका ना ही कुछ। अब इसमें क्या है, हस्बैंड ने कोई एक्ट करा है या ओमिशन करा है? क्या उसको बचाना हस्बैंड की जिम्मेदारी है? अगर कोई खुद ही अपने आप को चाकू मार रहा हो, क्या उस पर्सन को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? किसी की नहीं है। जिसको जो करना है वो करे अपने लिए। अब कोई एक्ट कर रहा है, अगर मान लो कोई अपने आप को खुद ही जान लेना चाहता है अपनी, तो क्या हस्बैंड की लाइबिलिटी होएगी उसमें? कोई लाइबिलिटी नहीं है। हस्बैंड ने कोई एक्ट करा है या ओमिशन करा है? हस्बैंड ने कोई भी एक्ट नहीं करा, ना ही कोई ओमिशन करा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक सिचुएशन दे रहा हूं जो कि तुमको सबको ध्यान से, जैसे कि इसमें अपना एक माइंड लगाना है कि इसमें आंसर क्या होएगा। अब एक पर्सन है जिसकी हमने मान लो कि कश्मीर का है, ठीक है, इफ अ पर्सन इज ऑफ कश्मीर एंड, या कहीं का भी हो, और हमको लगता है वो टेररिस्ट है गवर्नमेंट को, और हमने क्या करा कि ये पर्सन कश्मीर में ही रहेगा, और हमने एक नोटिफिकेशन इशू कर दी, मतलब ऑर्डर इशू करा है हमने कि ये पर्सन एक कश्मीर में ही रहेगा और ये दिल्ली नहीं आएगा। पर होता क्या है, ये दिल्ली पहुंच चुका है और तब जाके ये ऑर्डर जो है इशू हो चुका है। तो क्या हम इसको मतलब कि पनिश करेंगे फॉर कमिंग टू दिल्ली और नॉट? बताओ। नो सर, क्योंकि वो ऑर्डर इशू होने से पहले ही दिल्ली पहुंच चुका है। वेरी गुड।
हम इसमें ऑर्डर जो है इशू होने से पहले ही वो अपना दिल्ली पहुंच चुका है, इसलिए हम उसको पनिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेंसरिया में हमको टाइम देना होता है एक पर्सन को कि जब वो आ रहा है तब उसको एक टाइम पर्टिकुलर मिलना चाहिए। अब उसको हमने कम्युनिकेट ही नहीं करा जब किसी बात का, तो हम उसको क्यों पनिश करेंगे? हम उसको यहाँ पर कोई भी पनिशमेंट जो है वो नहीं देंगे। ठीक है। अब एक केस था एमएच जॉर्ज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो कि ज्यूरी अपना एक प्लेन से हमारे यहाँ पर लैंड करता है, वो जा रहा होता है कहीं और वो लैंड करता है अपना बॉम्बे में, वो मनीला जा रहा होता है। उसके पास से गोल्ड बार्स हमको मिल जाती है, तो वो कहता है कि सर मेरे को तो पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसी कोई भी नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि ये जो एक्ट है आपका गोल्ड बार्स वाला, ये 24 नवंबर को आपका फोर्स में आया, और जब मेरे पास मैं निकला था, और फिर क्या हुआ कि मैं उस टाइम प्लेन में था और मेरे को नॉलेज नहीं थी कि आपका ये एक्ट पास हो गया, और आज क्या है 27 नवंबर, तो क्या हम उससे सोना जो है वो लेकर आया है उसको हम पनिश करें या ना करें? नहीं सर, क्योंकि उस पे कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं इम्पोज होती, क्योंकि वो एक्ट मतलब क्योंकि वो जब भी लेके आया हो, लेकिन मतलब कोई ग्रेव सोशल इविल नहीं है पहली बात, तो कोई कुछ बहुत बड़ा उसने कुछ मतलब मर्डर वर्डर टाइप या हीनियस क्राइम नहीं कर दिया है, तो ये एक्ट बाद में आया है या पहले भी आया है, तो उसको मतलब उसको पता नहीं था, इट इज़ कंसिडरेबल, इसीलिए उसको मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। एनीवन एल्स? कोई और आंसर करो। सर वो होगा बिकॉज मुझे लगता है अगर किसी को किसी लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है दैट इज हिज फॉल्ट, मतलब लॉ तो पास हो चुका है। वेरी गुड। ये कौन है? वो कहीं पे मंजू। वेरी गुड मंजू। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इसका आंसर ये है, और इसमें कोई मेंशरिया की बात नहीं आएगी। अब ऐसे तो हर कोई कह देगा कि मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैं अपना कोरोना है, मैं अपना मास्क नहीं लगा के घूम रहा, मेरे को नॉलेज नहीं है। ठीक है, इस बात को इससे समझ लेना कि मेरे को जैसे कि अगर कोई कहे कि हेलमेट नहीं पहनना मैंने, मेरे को पता ही था कि सर चालान कटता है, ऐसे तो हर कोई कहेगा। अब इन केसेस में ये एक्सेप्शंस आप लिख लो सबके सब कि इन केसेस में जो है मेंशरिया आपके ऊपर अपने आप ही अप्लाई होएगा। नंबर 1 इज वेजिंग वॉर सेक्शन 21 आईपीसी का, या सेडिशन 124A। सेडिशन क्या होता है हिंदी में, क्या कहते हैं सेडिशन को? देशद्रोह। देशद्रोह किसने कहा था कि मैं देशद्रोह कानून को खत्म कर दूंगा? हिंदी भी आनी चाहिए हमें, बताओ। हु सेड कि मैं देशद्रोह कानून को ही खत्म कर दूंगा, मेरे को एक बार इलेक्शन में जितवा दो। राहुल गांधी, हैज इट इज। और नेक्स्ट है हमारे पास 232 काउंटर फीटिंग कॉइन हिमानी, और क्वेश्चन केम अगर आप कोई भी कॉइन जो है उसको काउंटर फीट करते हो, सिक्के आपके पास पकड़े जाएं नकली, तो आप पनिशेबल हो। नेक्स्ट है हमारे पास, अब किडनैपिंग आ गया ना, जैसे वो हमने आर वर्सेस प्रिंस के केस में करा था कि क्या होता है अगर किसी पर्सन के पास, अगर कोई पर्सन किडनैपिंग करता है देन ही इज पनिशेबल। ठीक है, जैसे उस केस में था। 5th एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, फिर हमारे पास है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। अब इस एक्ट में क्या हुआ था 1991 में, जैसे मान लो हम अपना कुछ प्रोविडेंट फंड्स वगैरह जमा कराते रहते हैं ना, तो इसमें भी यही था कि अगर जैसे कि माल जो उनके ओनर थे वो रख लेते थे प्रोविडेंट फंड, जो वर्कर्स हैं वो धीरे धीरे ना अपना प्रोविडेंट फंड कटवाते अपना रखते रहते हैं, तो इसमें भी यही, कोई मेंशरिया की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा ही आपको टांग दिया जाएगा इन केसेस में भी, और भी है लिस्ट।
सर पब्लिक लाइबिलिटी के बाद क्या है? इंश्योरेंस एक्ट 1991। फिर है मिल्क सब्स्टिट्यूट्स, फीडिंग बोटल्स, एंड इन्फेंट फूड्स। अब फूड्स वगैरह के कोई भी एक्ट्स है ना, अगर आपके पास नकली घी पकड़ा गया, कुछ भी पकड़ा गया, तब भी आप लायबल हो। चाहे आप कहो कि मेरे को नहीं पता है नकली घी है, आप लायबल हो। या फिर आप किसी को रिश्वत दे रहे हो, ब्राइबिंग कर रहे हो, आप किसी को स्मगलिंग कर रहे हो, या आपके पास फॉरेक्स, आप फॉरेक्स रिजर्व मतलब कि आप कोई भी करेंसी है, क्या आप ऐसे करेंसी रख सकते हो? कुछ लिमिट होती है 5-10 हजार, उससे ऊपर नहीं रख सकते। क्या आप ऐसे रख सकते हो डॉलर? अगर आपके मेरे पास 10th पे क्या लिखा है? ओ सोते बटन ऑन करे, बटन नहीं ऑन किया मैंने। बाइक क्या ब्राइबिंग, स्मगलिंग, फॉरेक्स। अब आपके पास मान लो स्मगलिंग है, अब मान लो कि स्मगलिंग है, अगर आपके पास 80 करोड़ है, अगर आप उसमें सॉरी फॉरेक्स रिजर्व्स हो आपके पास, आप उसको 1 करोड़ बना दोगे? नहीं बना दोगे डॉलर में करके? तो ऐसा अलाउड है? कभी भी अलाउड नहीं नो है। सर। किसी ने शिवाजी की देखी है, शिवाजी द बॉस आप बहुत है? यस सर देखिए। शिवाजी द बॉस में जो मिनिस्टर होता है, उसके पास कितने सारे वो निकलते हैं डॉलर, तो उस पे चार्ज लगता है नहीं लगता ब्लैक मनी को अपना कम करने की कोशिश में? अब इतना सारा मान लो सोना हम कर ले, हम क्या कर रहे हैं? अपनी ब्लैक मनी को छुपा रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। या फिर सेल ऑफ एडल्टरेटेड गुड्स, अगर आप कुछ भी नकली घी के साथ पकड़े गए तो सीधा अंदर हो, नकली दूध के साथ पकड़े गए तो सीधा अंदर हो, सबके सब, आपसे कोई पूछा तक नहीं जाएगा, ठीक है? या फिर अगर आपको मान लो कि पेनल्टीज लग जाएं या पैटी फाइन लग जाएं। अब पैटी फाइन्स क्या होते हैं? मैंने सीआरपीसी क्लास में बताया है। सर जो 1000 रुपए से कम की वैल्यू के होते हैं। वेरी लेस गुड। देन 1000 की। हाँ, कौन सा सेक्शन था? 209। वेरी रॉन्ग, 206 था, जब स्पेशल समन सर किए जाते थे। यस सर। रिवाइज करो सबके सब। फिर हमारे पास पब्लिक न्यूसेंस, अगर मान लो कि जैसे पैटी फाइन्स किस में, अगर आपने अपनी गाड़ी गलत जगह पर पार्क करी, या कुछ भी ऐसी बात हो, पैटी ऑफेंस नहीं, चाहे पेनल्टीज हो गई हो, आपके ऊपर जो पेनल्टीज लग रही है, अब गाड़ी जगह पार्क करनी, अब ये थोड़ा ना इसके ऊपर मेंशन कि मेरे को पता ही नहीं था यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते ये तो कोई बात नहीं बनी। या आपने क्या करा है, आप अपने घर में डीजे बजा रहे हो इतनी तेज तेज रात को 12 बजे, आप क्या कर रहे हो? पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो। मेरे को पता ही नहीं था कि ये क्राइम है, इतनी तेज तेज डीजे बजाना रात को। तो ऐसा कोई भी आप काम नहीं कर सकते। फिर हमारे पास ऐसे क्राइम्स जो कि क्रिमिनल मतलब कि ऐसे जो कि क्रिमिनल मतलब फॉर्म में है, क्रिमिनल फॉर्म में आप कुछ भी चीज करते हैं, बट हम उसको क्या कर सकते हैं? समरली सिविल राइट में एनफोर्स करा सकते हैं, जो कि क्रिमिनल फॉर्म में है पर उसकी समरी रेमेडी है। तो एक तो वो भी, जैसे मेंटेनेंस रेमेडी उसकी समरी है, या फिर आपके चेक्स ऑर्डर 37 में। वैसे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सा है, सिविल है क्रिमिनल है? क्रिमिनल। क्रिमिनल है वो एक्ट, ठीक है। अब हमारे पास है एक्टस रियस। अब ये बताओ कि मेंसरिया जो है हमें आईपीसी में किन किन चीजों से पता लगता है? मेंसरिया इन आईपीसी सर बोलो। एक्ट और ओमिशन से। इंटेंशन, और क्या होनी चाहिए? एक्ट और ओमिशन। नॉलेज और रीजन टू बिलीव।
और हमको कौन कौन सी टर्म्स ऐसी मिली हुई हैं? पहली वन इंटेंशन ही है जो कि हमको आईपीसी में मिली हुई है, नॉलेज मिली हुई है, और क्या डिफाइंड है? वॉलंटरी, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली और wrongful gain and wrongful loss. Wrongful gain and wrongful loss, dishonestly, fraudulently, warrantly, knowledge और intention. तो ये सारी की सारी हमको जो टर्म्स हैं ये डिफाइंड हैं, ठीक है, आईपीसी के अंदर, इसको मार्क कर लो। सर ये ऊपर क्या लिखा था आपने नॉलेज के साइड में? रीजन टू बिलीव। ओके सर। एनीवन जिसको कोई डाउट हो अब तक? मितांश, हिमानी, हिमाक्षी, जया, कनिका, मंजू, रितु, सतिंदर, सुरभि, स्वाति एंड विष्णु। नो सर। जया कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। सर जो टर्म्स आपने बताई हैं उसमें एक्ट और ओमिशन भी आएगा ना? नहीं, एक्ट और ओमिशन ऑल्दो डिफाइंड है, पर ये हमको मेंसरिया नहीं बताता। सतिंदर कोई डाउट तो नहीं सतिंदर आपको? और नो सर। सर आप एक बार ये सारे टर्म्स रीड कर दीजिए ना। मैं कर देता हूँ, एक सेकंड। विष्णु कोई डाउट है? एंड मंजू? नो सर। चलो, इंटेंशन, नॉलेज, वॉलंटरी, फ्रॉडलेंटली, डिसऑनेस्टली, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। आप इतने में ये लिखो, मैं एक सेकंड में आया। मितांश आपने वो 18 क्राइम्स लिखे हैं जहाँ पे मेंस रिया इज नॉट एसेंशियल। 18-20 जो भी सर ने दिए थे, वेजिंग वॉर, सेडिशन, किडनैपिंग, अबडक्शन, जी लिखे हैं। आप एक बार रीड कर देंगे? मैंने शायद 2-3 मिस कर दिए। सेक्शन 121, सेक्शन 124A, सेक्शन 359 and 363, सेक्शन 232, मोटर व्हीकल एक्ट, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट 1985, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, मिल्क सब्स्टिट्यूट, फीडिंग मॉडल, इन्फेंट गुड्स, एक सेकेंड पब्लिक लायबिलिटी एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, फीडिंग बॉटल्स। ये बाद में कर लेना, बाद हाँ में सॉरी सर। मितांश कर लेना अपना, अभी चलो साथ साथ लिख भी लिया करो, नहीं तो बाद में नोट कर लेना, ठीक है सबके सब। नहीं तो मेरी वीडियो देख लेना दोबारा, मैं जब टेलीग्राम पे भेजूंगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक्टस रियस। एक्टस रियस, अब मान लो कि मैंने किसी का मर्डर करना है, मैं किसी का मर्डर कर रहा हूं, मैंने किसी को चाकू मार दिया है, तो एक्टस रियस क्या है मेरा? बताओ। चाकू मारना। चाकू मारना, और एनीथिंग एल्स? मेरा एक्टस सर रियस एक्टिवली किसी को मारने की कोशिश करी है तो? सर उसके लिए प्रेपरेशन करना। अच्छा, और प्रेपरेशन? नो,
नॉट प्रिपरेशन। सर दोबारा बताना क्वेश्चन। मैंने किसी को चाकू मार दिया, मर गया। सर इसमें ये देखेंगे कि आपने चाकू मारा क्यों, बट एक्ट है आपका। ना, एक्टस रियस क्या है मेरा एक्टस रियस। अब मैं तुमको एक्टस रियस समझाता हूं, तब तुम बताना। अब ये क्या होता है, एक्टस रियस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, या फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब बताओ इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, या फिजिकल रिजल्ट क्या था ह्यूमन कंडक्ट का, बताओ। वो मर गया। हाँ, डेथ है या नहीं है फिजिकल रिजल्ट। तो यहां पर हमारा फिजिकल रिजल्ट देखा जाएगा कि क्या था। अब मेरा फिजिकल, मैंने उसको चाकू मारा तो वो उसकी मर गया है, जो उसकी डेथ हुई है दैट इज द फिजिकल रिजल्ट। तो एक्टस रियस क्या होता है, ह्यूमन फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, अब इसमें वही सारे एक्ट्स और ओमिशंस आएंगे, एक्ट और ओमिशन। ठीक है, अब मेरा एक्ट तो था चाकू मारना, उसकी वजह से वह ओमिशन, वही मैंने बार बार बता रहा हूं, खाना ना देना। एक्ट और ओमिशन 32 33 में पढ़ भी लेना, आगे पढ़ाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा है एक्टस रियस। अब एक्टस रियस का बहुत ज्यादा जो कि रेफरेंस होता है वो किसके साथ होता है हमेशा, प्लेस, टाइम, पर्सन, स्टेट ऑफ माइंड, कंसेंट। लिख लो ये। सर प्लेस और टाइम के बाद क्या है? पर्सन, स्टेट ऑफ माइंड और कंसेंट। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लो कि मैंने क्या करा, मैं किसी के घर गया रात को, हाउस ब्रेकिंग थी, या फिर यही कह लो कि कोई पर्सन है, अगर वो किसी के घर रात को जाता है और उसकी वाइफ के साथ एडल्ट्री करके आता है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा एडल्ट्री बैन है या नहीं है, एडल्ट्री को मैं भी एक ऑफेंस मान रहा हूं। तो अगर वो किसी रात को जाता है, किसी की वाइफ के साथ एक एडल्ट्री करके आता है, तो उसमें क्या ऑफेंस लगेगा, सोच के बताओ। और बाद में उसकी वाइफ को भगा के ले जाता है, अगर अगर वाइफ को भगा के ले गया, शादी कर ली, तो वाइफ पे बाइगैमी का चार्ज लग जाएगा एक तो। शादी नहीं करेगा, बस भगा के ले गए। देखो, अगर कोई जाता है हाउस ब्रेकिंग करता है बाय नाइट, एडल्ट्री करता है, एंटाइस करता है। अब मान लो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हुई है। अब हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, ये किसके रिस्पेक्ट में हुई है, प्लेस के रिस्पेक्ट में हुई है। प्लेस क्या थी, वो हाउस था, बताओ। हाउस था या नहीं था, वो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट अगर मैंने करा है तो हाउस था, प्लेस। और अगली बात क्या है कि टाइम क्या था, रात का, नाइट। तो ये क्या हो गया, एक्टस रियस, एक तो यहां पर भी आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास पर्सन कौन था, वाइफ, एडल्ट्री एज वेल एज एंटाइसिंग वुमेन। ठीक है, और फिर है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्टेट ऑफ माइंड है जी। वो जो पर्सन था वो मेंटल था, अनसाउंड माइंड एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, या फिर वो क्या था, 7 ईयर से कम का था, उससे गलती से गोली चल गई। स्टेट ऑफ माइंड क्या है, नहीं,
कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ माइंड से डील करता है नहीं करता, उसका स्टेट ऑफ माइंड बच्चा था उस टाइम या पागल था। फिर अब हमारे पास आता है कंसेंट। जी उसने मैंने एडल्ट्री तो करी, वो कहता है, पर मैंने किससे पूछ के करी? उस हस्बैंड की कंसेंट से उसकी वाइफ के साथ मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा। तो यहाँ पर क्या आता है? कंसेंट। और वो कहता है मैं इनके घर में घुसा था पर मैं उसके हस्बैंड की परमिशन लेके घुसा था। तो यहाँ पर क्या आता है? कंसेंट। और अगर मान लो कि कोई कंसेंट पे एक और बात आता, तो अगर कोई किडनैपिंग कर रहा है, अगर वो कहता है कि मैंने इस लड़के को मैं अपने घर लेके गया था, पर ये जो लड़का है आपका 6 साल का, मैं इसके गार्डियंस की कंसेंट से इसको लेके गया, तो आ गई ना कंसेंट वाली बात। अगर वो बिना कंसेंट के लेके जाएगा तो किडनैपिंग। ये है इसमें एक्टस रियस और मेंस रिया। आज आज तक अभी किसी को कोई डाउट है एक्टस रियस और मेंस रिया में? खाली इतने में नहीं बताओ। सर। नो सर। नो सर। सर। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, एक तुमको मैं एक चीज और बतानी है। ये ना जब से जम्मू कश्मीर आया ना, जम्मू कश्मीर कब से आया? 2019 के जम्मू कश्मीर रिस्टोरेशन एक्ट से। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से जम्मू कश्मीर। एक ना इसमें आप सब डेट्स मार्क कर लो, बस एक आज लास्ट जो मैंने बताना है, फिर बाकी का मैं कल स्टार्ट करूंगा। हमारा आईपीसी जो सेक्शन 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी आज के लिए मेरे को यही बताना था मेन। अब इसमें क्या है कि ये 5th को दोनों पास हो गया था बोथ हाउसेस से। इसको प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी? 5th जब अगस्त में पास हो गया था। नाइन्थ अगस्त। तो ये डेट मार्क कर लो, इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। और जब हमारा जो एक्ट होता है ना, वो फोर्स में तब आता है जब हमारी लोकसभा से पास हो जाए एंड राज्यसभा से पास हो जाए, फिर उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाए। पर खाली बात प्रेसिडेंट के एसेंट की नहीं होती, एंड में वो कहां पर हमारा पब्लिश होना चाहिए? ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट। जब से हमारी सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है उसे फोर्स में लेना, तो इसको तुम लिख लो 31 अक्टूबर 2019। इस डेट को मार्क कर लो, ये 9th को और 31 को। तो इन्होंने क्या करा, एक इन्होंने सेक्शन 95 क्लॉज 1 बना दिया इस एक्ट में, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जो तुम्हें बताने वाली बात है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी, तो इसमें ना बहुत सारे इन्होंने क्या डाल रखे थे, हमारे एक्ट्स डाल रखे थे। अब उसमें सीरियल नंबर 1 लिख लो, 48। मैं सब एक्ट्स का बताता रहूंगा। अब मैं एक बार समझा दिया ना, ये बार बार सारी बातें नहीं समझाऊंगा कि इसमें ये सीरियल नंबर है। तो ये सीरियल नंबर हमारा आईपीसी का क्या है? 48। ठीक है, हर सब्जेक्ट का एक अलग से मैं सीरियल नंबर बताया करूंगा। तो ये तुम सीरियल नंबर आईपीसी का 48 एक तो याद कर लेना। और पहले उनपे कौन सा लगता था? पहले कौन सा एक्ट उनपे लगता था? आईपीसी की जगह उनपे कौन सा था पहले? सर रणवीर कोड। वेरी गुड, रणबीर पीनल कोड। अब इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने रिपील कर दिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। बाकी कल सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। जिसको ये मार्क करना है, नोट करना है, कर लो। बाकी इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। सदिंदर, सदिंदर
हाँ विष्णु, सारा समझ में आया आज? बोलो। यस सर। पक्का है ना? कुछ ऐसा तो नहीं कोई डाउट हो, कुछ भी हो? नहीं सर। ठीक है। सतिंदर, अब तुम बताओ, समझ आया? रितु? यस सर, समझ आया। हाँ जी सर, समझ आया अच्छे से। चलो ठीक है। रितु, ये नया सब्जेक्ट हो रहा है, अब तुम ध्यान से पढ़ना, क्योंकि तुम बीच में आई हो ना। हाँ सर, हाँ तभी मैं ध्यान से कर रही थी, समझ भी आ रहा है अभी अच्छे से, स्टार्टिंग से है ना इसलिए। ओके सर। ठीक है। चलो ठीक है फिर, बाय ऑल ऑफ यू। बाकी जो मेरे दूसरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तुम दोनों आज तो फर्स्ट ही क्लास थी तुम दोनों की। ओके ठीक है, बाय।